नमस्कार सभी 7th क्लास के स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपके सामाजिक की जो बुक है उसका भाग 2 है हमारा पर्यावरण। इस वाली किताब में हम आज अब पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप सब ध्यान से सुने, देखें और अपनी अपनी किताब निकाल के बैठ जाएं। ओके, देखो इसमें लगभग आपके यहाँ देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं अपने। इसमें है टोटल 9 चैप्टर। जैसे पहला आप देख रहे हो पर्यावरण, फिर हमारी पृथ्वी के अंदर, फिर हमारी बदलती पृथ्वी, फिर वायु है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन है, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन, संचार, मानव पर्यावरण और अन्य क्रियाएं हैं, उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश हैं, और 9वें नंबर पर है रेगिस्तान में जीवन। तो आज हम पहला इसका अध्याय पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के विषय में बच्चों सभी जानते हैं क्या होता है पर्यावरण। कहा ऐसा जाता है कि हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास आप जो कुछ देखते हैं चारों ओर का आवरण, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी किताब खोलो, बैठ जाओ और चैप्टर नंबर 1 निकाल के बैठो। ठीक है, देखो पहले यहाँ से देखेंगे हम क्या। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठी मतलब उसके साथ जो पढ़ते थे, यानी इसके मित्र। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो? शिक्षक ने बताया। रवि ने जब प्रश्न किया कि सर पर्यावरण क्या होता है, तब उनके शिक्षक ने क्या कहा कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सब पर्यावरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे चारों ओर का आवरण जो होता है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये सब प्रश्न किसने किया? रवि ने। अब उनके शिक्षक ने क्या कहा, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे प्रकृति ने किन चीज़ों का निर्माण किया है? जैसे पर्वत है, नदियाँ हैं, पेड़ है, प्राणी है, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। जैसे सड़क है, मनुष्य ने बनाई है। कार है, कपड़े हैं, किताबें हैं, या मेज, कुर्सी, टेबल, स्कूल का भवन, पंखा, कूलर, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें, ये कृत्रिम चीज़ें जितनी भी है, ये किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। जबकि पर्वत, नदियाँ, पेड़, जल, हवा, वायु, प्रकाश, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब 2 छात्र मिलकर कार्य करेंगे। देखो ध्यान से इसको। हाँ, तो अब क्या कहा जा रहा है कि अब 2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी यानी उसके साथ जो पढ़ रहा है उसके साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आपसे भी कहा जाए कि आप एक तो प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाई है उनके नाम लिखिए, और एक जगह ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो मनुष्यों ने बनाई है या मानव द्वारा निर्मित है। तो रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे, यानी मतलब तैयार थे। उनमें इच्छा हो रही थी कि हाँ हम ऐसी चीज़ें की लिस्ट बनाएं। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं
बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, बदल जाता है। आप सब देख रहे हो हमारी ज़रूरतें बढ़ती है, जैसे आदमी की रहने की, खाने पीने की और भी कई ज़रूरतें अपनी जब बढ़ती है तब क्या होता है कि पर्यावरण को ही सर्वाधिक नुकसान होता है। जैसे मान लो व्यक्ति को रहने के लिए जगह नहीं है, अब जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है कि रहे, मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, खेतों में जहाँ खेती होती है आज वहाँ मकान बन रहे हैं, जंगलों को काटा जाता है, पेड़ काट देते हैं, पेड़ काट करके वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती है। किस लिए? क्योंकि वो मनुष्य की आवश्यकता है, और जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती है, आवश्यकताएं बढ़ती है, उसी प्रकार से पर्यावरण भी क्या होता है, बदलता रहता है। चलो ये जो अब ब्रैकेट में जो लिख रहा है इसको पढ़ेंगे हम। इसमें क्या लिख रहा है देखो, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए क्या देता है, हवा, पीने के लिए जल भी हमें इससे मिलता है, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि, ये सब चीज़ें हमें कहाँ प्राप्त होती है, पर्यावरण में। मानव इसके प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है, इस प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य कैसे परिवर्तन करता है, कैसे करता है बताओ। जैसे कार का धुआं, मनुष्य ने कार बनाई और उसका धुआं कहाँ, किसका नुकसान किसका हो रहा है, पर्यावरण का। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है। आगे बात समझ में? चलो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्या है इसमें, आप ये देखो, एक तो ये चित्र दे रखा है, देखो। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये है पर्यावरण के घटक। क्या है? पर्यावरण के घटक। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो, इधर तो देखो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे वायुमंडल है, जलमंडल है यानी जल है, स्थल है, और सजीव वस्तुएं जितने ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सारे इसमें जैवमंडल में आ गए। मानव निर्मित चीज़ों में देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारतें, पार्क बना दिए, पुल बना दिए, सड़कें बना दी, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, फैक्ट्रियाँ लगी थी ना, उसको उद्योग कहते हैं। स्मारक, बड़े बड़े जो पुराने स्मारक बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे किसने बनाई है? मानव ने। अब ये तो हो गया पर्यावरण के घटक, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, दो तरह के घटक आते हैं। अब इसमें देखो मानव ने किस में बटा होता है, एक व्यक्ति होता है, फिर उसका परिवार होता है, फिर उसका समुदाय, परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। फिर वैसे ही मानव का अपना धर्म होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करता है, पैसे और राजनीतिक स्थिति होती है। तो ये सब मनुष्य के घटक है, और ये है पर्यावरण के घटक, एक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। समझ में आ गया? आप सभी को ये चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। चलो, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। देखो यहाँ दो चीज़ें लिख रही है, जीवीय और अजीवीय, दिख रहा है सबको? देखो, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, उसको हम जीवीय कहते हैं। निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल भाग है, ये सब क्या कहलाता है? अजीवीय कहलाता है। अब यहाँ देखो, ऊपर के वार्तालाप से आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो गए, स्थान हो गए, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी, यहाँ से करो, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। फिर आगे चलें। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। अब देखो, प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है ना, जो प्रकृति ने निर्मित किया है, उसमें दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जीवीय और अजीवीय। हमने यहाँ पढ़ लिया जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप हो गए, जीव जंतु हो गए, तो जीवीय है। निर्जीव जानते हो, जैसे पहाड़ हो गए, है कि नहीं, ये भूमि है, तो ये क्या है? अजीवीय घटक है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। समझ में आ रही सबको बात? चलो
ध्यान से आप अपनी किताब में ध्यान रखो, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ उस लाइन पर गौर करो और ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए। ओके, चलो यहाँ से हम देखेंगे जब मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। जो मानवीय पर्यावरण होता है उसमें मानव की आपस की क्रियाएं होती है, उनकी गतिविधियां होती है, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। देखो दो तरह के पर्यावरण बताए इसने, एक तो मानव निर्मित और एक प्रकृति द्वारा निर्मित। प्रकृति के द्वारा निर्मित जो पर्यावरण होगा वो दो प्रकार का, उसमें जीवीय और अजीवीय दो परिस्थितियां शामिल होती है। और मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण होता है उसमें मनुष्य की जो भी कार्य विधियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, वो सब उसमें सम्मिलित होती है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। देखो यहाँ पे लिख रहा है सबको हेडिंग। चलो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलो यहाँ से ये मैंने अंडरलाइन कर दी इसको, ये लो। आगे चलते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं, यानी कक्षा 6 में आपने पढ़ लिया होगा। स्थल मंडल भूमि का जो भाग है, जलमंडल पृथ्वी पर जितना भी जल फैला हुआ है उसको जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे जो वायुमंडल का एक आवरण होता है ऊपर, और जीवमंडल ये पूरा आ जाता है जिसमें ये पूरा, यहाँ इस चित्र में हम उस चीज़ को समझेंगे। देखो वायुमंडल जिसमें वायुयान आदि उड़ते हैं आकाश में, ये कुछ निश्चित दूरी पर होता है। जीवमंडल ये इस तरह का जिसमें जीव जंतु सब कुछ आ जाते हैं। स्थल मंडल जिसमें धरती का वो भाग जो पानी से घिरा हुआ नहीं है, जिस पे सड़क बन सकती है, इमारतें बन सकती है, जहाँ हम रहते हैं। फिर उसके बाद जलमंडल, ये देखो जलमंडल मतलब जलीय भाग, पृथ्वी पर जो जितना भी जलीय भाग है, जैसे समुद्रों का जल है, महासागर, नदियों का, झीलों का, वो सब जलीय मंडल जलमंडल कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। आगे आते हैं। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। समझ गए, ये मैंने बताया आपको, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो ठोस ऊपर का जो कठोर भाग होता है, ऊपर की जो परत होती है, उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। चलो आगे। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। समझ गए, ये सब पृथ्वी का जो स्थल मंडल जिसको हम कहते हैं, जो ऊपरी कठोर भाग होता है, जिस पर पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, घाटियाँ होती है, इस तरह की कई आकृतियाँ होती है, तो ये सब क्या है? स्थल मंडल के ही भाग है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, महासागर और महाद्वीपों पर भी ये पाई जाती है। महाद्वीप आपको बताने कितने हैं और महासागर भी आपको बताने हैं कितने हैं। पता है सबको? 7 महाद्वीप होते हैं और 5 महासागर होते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। स्थल मंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्थल मंडल वो जगह है जहाँ हमें वन मिलते हैं, कृषि, मानव बस्तियाँ यानी रहने के लिए हमें जगह मिलती है, पशुओं को चरने के लिए घास के मैदान मिलते हैं। ये सब हमें स्थल मंडल से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं हम। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अगला कौन सा आ गया? जलमंडल। जल का जो क्षेत्र होता है उसी को हम जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्राकृतिक जो हम सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, जैसे वायु यानी ऑक्सीजन, और जल, ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक चीज़ें हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये भी नोट कर लो आप, ये लो। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है,
वायु की पतली परत होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अब देखो आगे वाले पेज पे क्या है, इसमें इसी में कंटिन्यू पेज बदल दो बेटो, ये लो बदल लिया सबने पेज, आ जाओ अगले पेज पे। देखो इसमें कई प्रकार की गैसें, किसमें, वायुमंडल की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। वायुमंडल में क्या होता है, कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तित होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम जानते हो ना आप, सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 तरह के मौसम होते हैं। ठीक है, और जलवायु जैसे यहाँ एक जो लंबे समय तक ये मौसम जहाँ रह जाते हैं उसी को जलवायु कहते हैं। आगे चलते हैं हम। पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी व संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आगे बात समझ में। तो हमने अब तक क्या अध्ययन किया, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, समझ गए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा। अब आप कहोगे सर एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कोर इसका मतलब होता है इंग्लिश में। तो ये क्या है, जैसे एक तरह के आपने देखा होगा पुलिस जैसे कपड़े पहन के किसी बच्चे को कॉलेज जाते हुए देखा होगा, है ना, तो वो एनसीसी कैडेट होते हैं। इनके अलग से ट्रेनिंग मतलब कराई जाती है, बढ़िया इनको ट्रेंड किया जाता है, इनके कैंप भी लगते हैं। तो उस कैंप में जयसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसमें मुझे अपना केरल याद आ रहा है। जयसी कहाँ की थी, केरल की। ये कह रही है इस बारिश होने से मुझे क्या याद आ रहा है, मेरा केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। कहाँ की बात करी है, केरल की। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, जैसलमेर कहाँ है, हमारे राजस्थान में, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। अब देखो ये 2 जगहों के नाम आए, एक तो केरल का नाम आया और एक आया जैसलमेर का। इसका मतलब ये है कि केरल में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, हरे भरे खेत होते हैं। लेकिन जैसलमेर हमारे राजस्थान का वो ज़िला है जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है और कभी कभी तो होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर रेत ही नज़र आती है, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक क्या है, रेत ही रेत के मैदान दिखेंगे, हरे भरे घास के मैदान, खेत, पेड़ पौधे, इस तरह की चीज़ें वहाँ दिखाई नहीं देती। कहाँ पर, जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है बच्चों, अपने राजस्थान में। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ये देखो हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे उधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उधर की साइड पे ज़्यादातर क्या मिलते हैं, वहाँ ऊँट मिलते हैं। समझ गए बच्चों। देखो अब यहाँ जो ब्रैकेट में लिख रहा है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज में। यहाँ ये चित्र जो आप देख रहे हो, ये चित्र एक ताल का पारितंत्र, ताल जानते हो यानी तालाब। अब देखो पारितंत्र क्या है, जैसे इसमें ये कुछ जीव जंतु होते हैं जो एक दूसरे पे ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं और परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं। जैसे ये तालाब है, अब ये देखो ये बतख, ये कमल खिल रहे हैं इसमें, यहीं आसपास इसके घास उग रही है। ठीक है, इस घास को ये खा रहे हैं ये, और इसी का पानी पीते हैं। ये जीव जो इस पानी में रहते हैं, यही से इसमें जो मछलियाँ, कीड़े वगैरह जो भी होते हैं इनको खाकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ इस वाले पेज पर, ये लो। ठीक है, ध्यान से देखो,
हीरा ने कहा, आप ऊपर से देखो, हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही। कहाँ की बात चल रही है? जैसलमेर की। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने मिलेंगे, ऐसे कई कीड़े भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों का रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो गुरुजी ने क्या कहा? बिल्कुल, बहुत संबंध है। क्योंकि देखो, राजस्थान के रहने वाले लोग का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आप कहीं दूसरे उधर उत्तराखंड उधर चले जाओगे पहाड़ी इलाकों पे, तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ का रहन सहन अलग है। तो ये गुरुजी कह रहे हैं, उनके शिक्षक, इनमें बहुत संबंध होता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होने निर्भर होता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ से, जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बनाता था। अगला आ गया, ये तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो गई। अब मानवीय पर्यावरण की बात हम करेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। पहले जब आदिवासी मानव था, यानी जब जंगलों में मनुष्य रहता था, उस समय मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को बना लिया था। लेकिन उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति ही से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी जहाँ वो रहते थे, जिस जंगल में, जिस जगह पर भी, वहीं से उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब जब धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ने लगा, सभ्यता का विकास हुआ, तो वैसे ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया, स्थायी जीवन जीने लग गया। पहले मनुष्य क्या करता था? यहाँ रहा, फिर इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने लग जाता था, फिर तीसरी जगह, इस तरह से। लेकिन अब मनुष्य स्थायी रूप से रहने लग गया। पहिए का आविष्कार हो गया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लग गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है? वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे मान लो कोई, किसी के पास अनाज है, किसी ने अनाज उगाया और किसी ने सब्जी उगाई, ठीक है? तो अगर अनाज वाला व्यक्ति सब्जी वाले को अनाज देकर सब्जी ले लेता था और सब्जी वाला व्यक्ति उससे अनाज ले लेता। तो इस तरह से वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। फिर औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति मतलब मशीनी युग आया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, सब चीज़ें मशीनों से कार्य होने लग गए। तो फिर उत्पादन और ज़्यादा बढ़ने लग गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया और सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत कर दिया। संचार की क्रांति हो गई। संचार के होते ही तो फिर समझ लो कि पूरी दुनिया ही जैसे एक मुट्ठी में सिमट गई। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की भी है। मिजोरम जानते हो आप किधर है? भारत के पूर्वी प्रदेशों में आता है मिजोरम। खेल का एक मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर अवश्य लाएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF बना करके भेज दिए जाएंगे, ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से लिख लेना। और सबको कॉपी बना लो सामाजिक की, उसमें सारा कार्य आपको करना है, ठीक है? उसके अलावा ये जो चित्र मैंने बताया था आपको, ये सभी को बनाना है, ठीक है?
पर्यावरण के घटक। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, PDF में बना करके भेज दिए जाएंगे और आप उसको नोट कर लेना, कॉपी में उतार लेना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।